Assalamu alaikum. Dear students, I am Sayyid Arslan Bukhari, your chemistry teacher. स्टूडेंट्स हमने इससे पहले टॉपिक्स के अंदर हैलोजेंस वाले टॉपिक को ख़त्म कर लिया. नाउ वी आर स्टेपिंग इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज़ नोबल गैसेस. तो बेटा आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि नोबल गैसेस क्या होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं और उनके चंद एक ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे. तो चलें आपको लेके चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि नोबल गैसेस क्या चीज़ है. डियर स्टूडेंट्स, now we are stepping into the second portion of your chapter, and this topic is all about noble gases. Dear students, we will divide or we will distribute this topic into three main portions. First of all, we will discuss in this portion that what are noble gases and where do they occur. The second portion will be of the compounds of xenon और end पे जाके हम study करेंगे properties and uses, specifically uses of noble gases. So dear students, let's start with the first portion, that is noble gases. Students, what are noble gases? Noble gases are the elements in group number 8th A of the periodic table, or we can say that group 18 of the periodic table. Dear students, आप सब जानते हैं कि अगर आप 1 to 18 काउंट करें तो लास्ट ग्रुप 18 बनता है. A और B के लिहाज से काउंट करें तो ग्रुप नंबर 8th A of the periodic table जो है वो जिन एलिमेंट्स के ऊपर बेस करता है डियर स्टूडेंट्स, उन एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहा जाता है. स्टूडेंट्स, इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है. स्टूडेंट्स, व्हाई दे आर कॉल्ड एज जीरो ग्रुप एलिमेंट्स? ड्यू टू द लैक ऑफ ability to make bond. Dear students, their valency is zero. At normal conditions, they do not react with other substances. So they do not make any kind of bond. So their valency is zero. तो हम कह देते हैं zero group के elements. तो इनको zero group के elements भी कहा जाता है. Students, इनको noble gases भी कहा जाता है और इनके react ना करने की वजह से they are also called as inert gases. इनको रेयर गैसेस भी कहा जाता है. डियर स्टूडेंट्स, रेयर गैसेस का लफ्ज अब तो हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें पता चल गया है कि इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे मौजूद हैं जो कि परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप हमारी एयर की कॉम्पोजिशन उठा के देखते हैं तो उसमें जो तीसरे नंबर पे मोस्ट अबंडेंट गैस आती है बाय नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो तीसरे नंबर पे आती है, दैट इज आर्गोन, एंड आर्गोन बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ नोबल गैसेस. तो रेयर गैसेस का लफ्ज पहले इस्तेमाल किया जाता था, अब बहुत कम है. जबकि जब ये डिस्कवर हुए थे डियर स्टूडेंट्स तो इनको एरोजेंस का नाम भी दिया जाता था. सो ये सारे नाम नोबल गैसेस से ही रिलेटेड है. नोबल गैसेस भी कहा जा सकता है, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, रेयर गैसेस भी और एरोजेंस भी. स्टूडेंट्स, इसमें आने वाले जो मेंबर्स हैं वो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon और radon है. So dear students, these are the 6 noble gases which occur in our earth and they are included in the 8th group of the periodic table. Students, अगर हम इन gases की बात करते हैं तो कुछ properties इन gases के साथ जो है वो attached हैं. For example, they all are monoatomic gases. ये सब की सब मोनो अटोमिक गैसेस हैं. मोनो मीन्स वन एंड एटॉमिक का लफ्ज एटम से निकला है, तो मोनो अटोमिक गैसेस का मतलब है दीज आर द गैसेस व्हिच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल एटम. तो इनका जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल एटम के ऊपर ही बेस करता है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि सर हमने शुरू से पढ़ा है कि मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स.
ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल हमेशा ग्रुप ऑफ एटम हो। डियर स्टूडेंट्स, एक एटम अगर वो स्टेबल हो गया है तो उस स्टेबल यूनिट को भी हम मॉलिक्यूल कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द internationally recognized definition of molecule, it is the smallest stable unit of matter. तो अगर एक एटम भी स्टेबल हो जाता है तो डियर स्टूडेंट्स वो भी एक मॉलिक्यूल की ही कैटेगरी में चला जाता है। और आप सब जानते हैं कि इनका कंप्लीट ऑक्टेट होता है हीलियम के अलावा। हीलियम में डुप्लेट होता है और बाकी सब में ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है कि देयर आउटर मोस्ट शेल हैज बीन कंप्लीटेड। उसको ज़रूरत ही नहीं है कि वो किसी और के साथ नॉर्मल कंडीशंस में बॉन्ड क्रिएट करे। तो इसके जो एटम्स होंगे डियर स्टूडेंट्स वो मॉलिक्यूल की सूरत में ही एग्जिस्ट करेंगे। चूंकि इनका मॉलिक्यूल एक ही एटम पे बेस करता है, दैट इज वाई हम मोनो एटॉमिक गैसेस का नाम दे देते हैं। बच्चों, एक और चीज इनमें कॉमन है कि ये सारी की सारी जो गैसेस हैं ये कलरलेस है, इनका कोई रंग नहीं है, एंड ऑडोरलेस है, और इनकी कोई स्मेल भी नहीं होती। सो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये कॉमन है सब में। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन सब में कॉमन है कि दे ऑल विल बी कलरलेस एंड ऑडोरलेस। ना कोई रंग है और ना ही कोई स्मेल जो है वो हमें इनकी नजर आती है। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे ही हमें फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। ऑब्वियसली ये चीज हमने पढ़ी है कि ये किसी और के साथ अटैच नहीं होते हैं, लिहाजा ये हमें फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। लेकिन हम अगर इसमें एक एक्सेप्शन है रेडॉन की। रेडॉन जो है ना डियर स्टूडेंट्स, उसको चूंकि हमें उसको रेडियो एक्टिव डिके से वो प्रोड्यूस होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। रेडॉन के अलावा जो शुरू की 5 गैसेज हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द नोबल गैसेस। मैंने आपको बता दिया कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, और अब हम डिस्कस करते हैं कि ये सारी के सारी गैसेस कहाँ पाई जाती हैं और फिर हम इनको ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं। तो एक एक करके इन सारी गैसेस की हम स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप जहन में रखिएगा कि ये जो सारी गैसेस मैंने आपके सामने लिखी हुई है, नोबल गैसेस जिनको हमने नाम दिया है या इनर्ट गैसेस का नाम दिया है, ये ज्यादातर तो डियर स्टूडेंट्स एयर में मौजूद है। दे आर प्रेजेंट इन द एयर। सारी की सारी गैसेस एयर के अंदर एग्जिस्ट करती है और एयर से ही हम इसको निकालते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, एक बात जहन में रखिएगा कि ये जो हीलियम है, ये हीलियम क्रूड ऑयल का भी पार्ट होता है, और क्रूड ऑयल के अंदर ये डिसॉल्व तो नहीं होता, अलबत्ता आप यूं कह लीजिए कि ये नेचुरल गैस का पार्ट होता है। तो ये नेचुरल गैस के अंदर ना हीलियम गैस जो होती है वो डिसॉल्व हुई होती है, यानी उसके साथ मिक्स हुई होती है। तो हीलियम को हम नेचुरल गैस की जब करते हैं डिस्टिलेशन, तो वहां से भी हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हीलियम के अलावा बाकी सारी जो गैसेस हैं उसको हम एयर से ही निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एयर के अंदर ये जो गैसेस मौजूद हैं, इन गैसेस के लिए हमें एयर के साथ एक टेक्निक चलानी पड़ती है, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो जैसे ही हम एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हम ये सारी गैसेस वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, इसीलिए जब आप अपनी बुक पे देखेंगे तो उन्होंने इन 5 गैसेस का बताया हुआ है कि हम एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके ऑब्टेन कर लेते हैं। इनफैक्ट रेडॉन जो है वो तो रेडियो एक्टिव डिके से हम क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन हीलियम जो है वो नेचुरल गैस में मौजूद होती है, और नेचुरल गैस के अंदर से हम उसको निकाल लेते हैं। 5 से 7% के करीब उसके अंदर ये नेचुरल गैस के अंदर हीलियम मौजूद होती है। बट ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये सारे इलाकों में इसकी कॉम्पोजिशन एक जैसी नहीं है। पर्टिकुलरली ये नेचुरल गैस में आमतौर पे हमें अमेरिका और कनाडा से निकलने वाली जो नेचुरल गैस है उसके अंदर हमें ये ज़्यादा नज़र आती है। तो इसको हम पेट्रोलियम की या नेचुरल गैस की जब डिस्टिलेशन करते हैं वहाँ से हम इसको ऑब्टेन कर लेते हैं। बाकी गैसेस के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये एक फिजिकल मेथड है। ये एक फिजिकल मेथड है। हीलियम को जब हम नेचुरल गैस से ऑब्टेन करते हैं वो एक केमिकल मेथड है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर जो है वो एक फिजिकल मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये सारी की सारी गैसेस एयर के अंदर मौजूद है। सो हम एयर को सबसे पहले कैप्चर करते हैं।
कैप्चर करके उसकी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करते हैं लिक्विड के अंदर, और उस लिक्विड के चूंकि मुख्तलिफ उसके अंदर कंपोनेंट्स मौजूद हैं तो उसको फिर हम हीट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में आपने पढ़ा है, इट इज द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ लिक्विड और अ सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जितने भी सैंपल्स होते हैं वो सारे के सारे अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर अलहदा हो जाते हैं। सो हम जब एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे हम नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन वगैरह जो है वो आसानी से ऑब्टेन कर लेते हैं। सो मेन सोर्स ज़हन में रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इनका जो मेन सोर्स होगा वो एयर होगा। तो ये एयर की लिक्विफिकेशन करने से या एयर की डिस्टिलेशन करने से हम इसको अलहदा ऑब्टेन कर सकते हैं। सो ये माइंड में रखिएगा, क्योंकि आगे हमने तमाम की अलहदा अलहदा से प्रोडक्शन पढ़नी है तमाम गैसेस की, तो वहां एक चीज कॉमन आएगी कि हम इसको एयर में से ऑब्टेन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इनको अलग अलग थोड़ा सा स्टडी करते हैं, देखते हैं कहां कहां से हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं। सो अगर हम सबसे पहले हीलियम की बात करें तो बच्चों याद रखिएगा, हीलियम जो है जैसे मैंने ऊपर बता दिया कि ये नेचुरल गैस का पार्ट होती है। इसके अलावा हीलियम रेडियो एक्टिव डिके से भी, रेडियो एक्टिव डिके से भी क्रिएट हो जाती है। किसकी रेडियो एक्टिव डिके किया जाए? डियर स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम से भी ये प्रोड्यूस हो जाता है। आप सबको मालूम है कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इट विल एमिट रेडिएशंस। तो जो ही यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और उसका मास जो है वो 238 है, जो ही ये अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है, और अल्फा पार्टिकल्स असल में हीलियम ही है, तो जो ही ये अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है थोरियम के अंदर, जिसका मास, जिसका एटॉमिक नंबर 92 और मास नंबर 234 है, और ये एमिट करता है हीलियम। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहां से हीलियम प्रोड्यूस हो रहा है। तो हीलियम को प्रोड्यूस करने का एक रास्ता रेडियो एक्टिव डिके भी है, और वो रेडियो एक्टिव डिके से हम हीलियम को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तो ये मैकेनिज्म हमें नजर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो हम रेडियो एक्टिव डिके के अलावा अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये नेचुरल गैस में से भी हम इसको ऑब्टेन करते हैं। जब हम नेचुरल गैस की डिस्टिलेशन करते हैं तो उस नेचुरल गैस की डिस्टिलेशन से भी हम लोग हीलियम को ऑब्टेन कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपको शुरू में बता दिया डियर स्टूडेंट्स कि ये जो नेचुरल गैस है, ये तमाम हम इलाकों की बात नहीं कर रहे। ये जो नेचुरल गैस हीलियम रिच नेचुरल गैस होती है, इट इज पर्टिकुलरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ्स क्रस्ट ऑफ कनाडा एंड अमेरिका। स्टूडेंट्स, ये तो हमने हीलियम की प्रोडक्शन की बात कर ली, एज वेल एज मैं यहाँ पे लिक्विफिकेशन ऑफ एयर के जरिए भी हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। एयर के अंदर भी हीलियम मौजूद होती है। डियर स्टूडेंट्स, हीलियम के बारे में एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि हीलियम के बारे में ये बात मशहूर है कि इट इज द सेकंड मोस्ट abundant element in the universe। अगर हम पूरी कायनात की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट कोई सब्सटेंस अगर पाया जाता है तो वो सब्सटेंस सेकंड मोस्ट अबंडेंट हीलियम है आफ्टर हाइड्रोजन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट अर्थ। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर हम तो पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन एयर के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। हम यहां बात कर रहे हैं पूरी यूनिवर्स की। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि पूरी यूनिवर्स का अगर हम जायजा लेते हैं तो पूरी यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है, और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 76% जो है वो हाइड्रोजन पाई जाती है। पूरी यूनिवर्स की बात कर रहा हूं। और दूसरे नंबर पे जो है वो हीलियम पाई जाती है, तकरीबन 23%, एक अंदाजे के मुताबिक 23% जो है वो हीलियम पाई जाती है।
So helium is the second most abundant substance or element in the universe. डियर स्टूडेंट्स, हीलियम के बारे में बिग बैंग थ्योरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि बिग बैंग थ्योरी के अंदर हमें बताया गया है कि किस तरीके से हीलियम इतनी ज़्यादा जो है वो पूरे हमारे यूनिवर्स के अंदर क्रिएट होती है। सो ये याद रखिएगा कि ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन द यूनिवर्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारी भी अब आप समझ सकते हैं कि हमारी एयर के अंदर बाकी सारी नोबल गैसेस की मैंने डिस्कस कर लिया कि हीलियम उनके मुकाबले में बड़ी कम है हमारे एटमॉस्फेयर में। वो इसलिए इतनी कम है डियर स्टूडेंट्स कि ये बहुत लाइटर गैस है। अर्थ की यहाँ तक है, एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी इसके ऊपर जो है ना इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाती है। और उसको क्रिएट करने के तरीके आप देख लें, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जस्ट लाइक यूरेनियम, इवन थोरियम की भी अगर रेडियो एक्टिव डिके इससे भी आगे ये हीलियम को प्रोड्यूस करता है। नेचुरल गैस की डिस्टिलेशन, ये सिलेक्टिव एरियाज मैंने आपको बता दिए, कनाडा और अमेरिका। और लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, यानी एयर की लिक्विफिकेशन करके लिक्विड में कन्वर्ट करके फिर उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम हीलियम को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस मेथड के जरिए तो हम सारी की सारी नोबल गैसेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था सारी की सारी टॉपिक हीलियम के बारे में। मैंने ऊपर बता दिया कि ये कलरलेस और ओडोरलेस गैसेज हैं सारी की सारी। तो ये पॉइंट आप हीलियम के अंदर भी लिख सकते हैं कि हीलियम जो है वो कलरलेस भी है और ओडोरलेस भी है, और ये पॉइंट बाकी सारों के ऊपर भी पूरा उतरता है। स्टूडेंट्स, एक और बात आपने हीलियम से रिलेटेड जहन में रखनी है कि हम हीलियम के जरिए प्रोडक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स भी करते हैं। स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल्स असल में हीलियम के न्यूक्लियाई को ही कहा जाता है। अगर हम अल्फा पार्टिकल्स की बात करें तो अल्फा पार्टिकल्स की डेफिनेशन बड़ी मशहूर है कि ये डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई हैं या हीलियम एटम्स हैं। स्टूडेंट्स, यहां पे डबली आयोनाइज से क्या मुराद है? डबली आयोनाइज का मतलब है डबल आयोनाइजेशन। डबल आयोनाइजेशन कैसे होगी आप सब समझते हैं, आपको पता है कि हीलियम की अगर हम बात करें तो हीलियम के अंदर एटॉमिक नंबर 2 है। मैं यहाँ पे हीलियम की एटम जो है वो लिखता हूँ 2 और 4। तो आप सब जानते हैं कि अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो इसमें प्रोटॉन्स जो हैं वो 2 होंगे और जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो भी 2 होंगे क्योंकि मास नंबर 4 है। इसके अलावा ये रहा इसके बाहर एक ही शेल और उसमें ये रहे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, जैसे ही अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये हो गया डबली आयोनाइज, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। तो जो ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो ये हो जाएगा हीलियम +2। एटॉमिक नंबर अभी भी 2 है, मास नंबर अभी भी 4 है और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि अब इसका शेल जो है वो बिल्कुल एम्प्टी हो गया, अब इसके शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। स्टूडेंट्स, ये जो बन चुका है इसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। सो अल्फा पार्टिकल्स की जनरेशन हीलियम की डबल आयोनाइजेशन से होती है। तो हीलियम के बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि हीलियम से ही हम अल्फा पार्टिकल्स की प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। मूव करते हैं अगली गैस की तरफ, और नेक्स्ट गैस जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है नियॉन। डियर स्टूडेंट्स, नियॉन की अगर हम बात करें तो नियॉन की जो कॉन्सेंट्रेशन है या नियॉन की जो परसेंटेज है वो हीलियम से तो थोड़ी सी ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी बहुत कम है। एक अंदाजे के मुताबिक नियॉन जो है वो 1/65,000 पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, आप अंदाज़ा कर लें कि ये इसकी कितनी कम परसेंटेज होगी कि ये 1/65,000 पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर है। तो यहां से आप अंदाजा कर लीजिए कि किस कदर कम परसेंटेज जो है वो नियॉन की एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, नियॉन के बारे में एक बात जहन में रखिएगा कि नियॉन जो है ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर देखा गया है कि जब इसमें से हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं ना तो ये एक रेडिश ग्लो क्रिएट करता है।
और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये रेडिश ग्लो जो होता है ये बहुत इंटेंस होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जितनी भी गैसेस हैं, ये सारी की सारी डिस्चार्ज ट्यूब का मैकेनिज्म शो कर सकती हैं, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हम लो प्रेशर पे किसी भी गैस को बंद करके असल में उसकी आयोनाइजेशन चेक करते हैं ऑन पासिंग हाई वोल्टेज करंट। तो जो ही हम सारी इनमें से गुजारते हैं तो हमें पता चलता है कि नियॉन का जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है वो सबसे ज्यादा इंटेंस है और सबसे ज्यादा ग्लोइंग इफेक्ट जो है, तो मोस्ट इंटेंस एंड ग्लोइंग डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट जो है वो नियॉन शो करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखिएगा कि नियॉन की ऑल्दो परसेंटेज बड़ी कम है हमारी एयर के अंदर, लेकिन इसके अंदर ये हमें मैकेनिज्म नजर आता है। अब आप इसका इकोनॉमिकल फायदा तो देख ही सकते हैं कि जितनी भी ग्लोइंग ट्यूब्स हम यूज करना चाहें वहां पर हम ये कर सकते हैं। और नियॉन साइंस का आपने नाम सुना ही होगा कि नियॉन गैस ही नियॉन साइंस के अंदर इस्तेमाल होती है और कितना जबरदस्त किस्म का ग्लोइंग इफेक्ट नियॉन का हमें नजर आता है कि बहुत दूर से जलती हुई रोशनियां हमें बाकायदा नजर आ जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, नियॉन के बारे में एक बात जहन में रखिएगा कि नियॉन जो है वो रेफ्रिजरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो नियॉन के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, रेफ्रिजरेशन क्या है? सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को कूल डाउन कर देना हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, अब रेफ्रिजरेशन या कूल डाउन का प्रोसेस होगा कैसे, पहले इसकी मंतक को समझिए, इसकी लॉजिक को समझिए। लेट्स से स्टूडेंट्स, किसी जगह पर एक गैस है और वो गैस क्या करती है, इट हैज द कैपेबिलिटी और कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी। तो जैसे ही वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो सराउंडिंग जहां से उसने सारा एनर्जी एब्जॉर्ब किया वो ठंडा हो जाएगा। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेफ्रिजरेशन। डियर स्टूडेंट्स, नोबल गैसेस के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो रेफ्रिजरेशन करती है, यानी ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती है। अगर हम रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा नियॉन की जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है वो हीलियम से कहीं ज्यादा है, एंड एज पर योर बुक ये तकरीबन 40 टाइम्स ज्यादा है। 40 टाइम्स जो है वो ज्यादा है। स्टूडेंट्स, इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकती है? यानी नियॉन और हीलियम, फर्ज कीजिए सेम अमाउंट ऑफ नियॉन और हीलियम आप रखते हैं, सेम अमाउंट, और उसमें दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज आप लेकर आते हो। यानी फर्ज कीजिए आपने दो कंटेनर्स रखे, दोनों में सेम अमाउंट, एक में नियॉन और एक में हीलियम, आपने दोनों के अंदर टेम्परेचर चेंज भी सेम लेकर आए, लेकिन नियॉन जो है वो 40 टाइम्स बेहतर रेफ्रिजरेशन शो कर देगा एज कंपेयर टू हीलियम। स्टूडेंट्स, इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो रेफ्रिजरेशन है, ये रेफ्रिजरेशन का जो ताल्लुक है ये निकलता है किसी भी सब्सटेंस के एमआर के साथ, यानी उसके मैस के साथ, उसके मोलेकुलर मैस के साथ निकलता है। एमआर स्टैंड्स फॉर मोलेकुलर मैस। अब आप इसको कंपेयर करो, हीलियम ग्रुप में टॉप पर, नियॉन उसके नीचे, तो इसका मतलब है कि मैस किसका ज्यादा हुआ? नियॉन का। याद रखिएगा स्टूडेंट, जिसका मैस ज्यादा होता है ना उसके अंदर रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। सो नियॉन का हीलियम से ज्यादा मैस होने का मतलब है कि इसकी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी उससे बेहतर है। इसी तरह नियॉन से आगे आर्गॉन है, अगर तो आर्गॉन रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी रखता होगा तो वो नियॉन से ज्यादा रखता होगा, क्योंकि उसका मैस नियॉन से क्या है? ज्यादा। सो ये बात भी नियॉन से रिलेटेड आपने ज़हन में रखनी है। डियर स्टूडेंट्स, हम नियॉन को ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? तो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये भी हम डिस्टिलेशन ऑफ एयर के ज़रिए ही उसको क्रिएट करते हैं। सो जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर करते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर करके हम उसमें से नियॉन को लिक्विड की फॉर्म में अलग कर लेते हैं, बाद में आप उसको गैस की फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट नियॉन। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो है आर्गॉन। स्टूडेंट्स, आर्गॉन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा कि ये
मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस है, यानी नोबल गैसेस में ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है इन एटमॉस्फेयर। मैंने एटमॉस्फेयर साथ में अटैच कर दिया, क्योंकि अगर आप इसमें एटमॉस्फेयर ना लगाते वर्ड तो फिर तो ये वाला मामला आ जाना था। आपने पढ़ा है कि जनाब ये जो हीलियम है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज तो इसकी बनती है। हमारी एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो सी नोबल गैस है ना, वो आर्गॉन पाई जाती है। इसके अलावा पूरे एटमॉस्फेयर का जायजा लिया जाए तो ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस कह लें, थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस इन एयर। तो एयर में पहले नंबर पे आपको पता है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पे आर्गॉन आता है। ये स्टूडेंट्स एक बात इनमें रखिएगा, ये बात मैंने लिखी हुई है, एयर में तमाम नोबल गैसेस पाई जाती हैं। एयर का तकरीबन 1% जो है ना वो नोबल गैसेस क्रिएट करती हैं। मैंने इसीलिए आपको शुरू में कह दिया कि इनको रेयर गैसेस कहा जाता था पहले, बहुत पहले, लेकिन जब देखा कि ये 1% ऑफ द एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही हैं, तब से हम इनको रेयर गैसेस बहुत कम कहते हैं। वापिस आते हैं आर्गॉन पे। डियर स्टूडेंट्स, आर्गॉन के बारे में ये है कि ये कलरलेस गैस है, वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, कलरलेस है और ऑडोअरलेस है। लेकिन एक प्रॉपर्टी आर्गॉन की याद रखिएगा कि ये इन सब के अंदर मोस्ट इनर्ट नोबल गैस है। यानी आप देखें कि इसके बाद आने वाले जो नोबल गैसेस हम देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं किसी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस प्रोवाइड करके उनके कुछ कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, लाइक क्रिप्टॉन के फ्लोराइड मौजूद हैं, लेकिन आर्गॉन इतनी इनर्ट है कि इसके किसी किस्म के कोई भी कंपाउंड्स जो हैं वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। सो आर्गॉन इज द मोस्ट इनर्ट गैस और डू नॉट मेक कंपाउंड्स। ये इस कदर रिएक्टिव है कि ये किसी किस्म के जो कंपाउंड्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं करते। लाइक इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्रिप्टॉन आएगा, जीनॉन आएगा। क्रिप्टॉन भी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाता है, जीनॉन भी कर जाता है, लेकिन आर्गॉन जो है वो किसी तरह के कोई केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, ऊपर हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि ये एयर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली नोबल गैस है, तो फिर ऑब्वियसली इसका जो सबसे बड़ा सोर्स होगा वो एयर ही होगा। और जैसे ही हम लिक्विफिकेशन करेंगे एयर की, तो उस लिक्विफिकेशन के अंदर हम इसको ऑब्टेन कर लेंगे। क्योंकि इसकी परसेंटेज जो है वो एयर में सबसे ज़्यादा है, तो जब भी हम एयर की लिक्विफिकेशन करके उसकी डिस्टिलेशन करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वहाँ से ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑब्टेन हो जाती है। क्योंकि इसकी परसेंटेज जो है वो बाकी नोबल गैसेस से ज़्यादा है, दैट इज़ वाई इसकी जैसे ही हम एयर की लिक्विफिकेशन करते हैं या एयर की डिस्टिलेशन करते हैं लिक्विफिकेशन करने के बाद ही, तो ये बाय प्रोडक्ट के तौर पर ऑब्टेन हो जाता है। सो ये सारी डिटेल जो है वो आर्गॉन से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट गैस है क्रिप्टॉन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्रिप्टॉन की बात करते हैं तो क्रिप्टॉन के बारे में याद रखिएगा कि ये बहुत ही कम है हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी इसके ट्रेसेस हैं एयर के अंदर, ये बहुत कम परसेंटेज में पाई जाती है। तो जाहिर है अगर ये बहुत कम परसेंटेज में पाई जाती है तो ऑब्वियसली फिर इसको एयर से ही हम निकालेंगे, तो एयर की ही लिक्विफिकेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम क्रिप्टॉन को ऑब्टेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्रिप्टॉन के बारे में एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये कलरफुल और बिलखसूस ग्रीन एंड ऑरेंज कलर्ड स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट, स्पेक्ट्रल लाइंस कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, आपने चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ा है कि जब कभी भी हम एनर्जी देते हैं
और उसके बाद सब्सटेंसेस अपनी एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी को लूज करते हैं तो वो लाइन स्पेक्ट्रम क्रिएट करते हैं। तो जब क्रिप्टॉन का लाइन स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है तो वो कलरफुल स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, ग्रीन और ऑरेंज कलर की स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। ये स्टूडेंट्स क्रिप्टॉन रिएक्ट कर जाता है और अभी तक जो हमने इसका कंपाउंड्स देखे हैं उसमें क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड को हमने देखा है कि वो मौजूद है। अलबत्ता इसकी स्टडीज बहुत कम है। KrF2 इसका फॉर्मूला है। इसकी स्टडीज डियर स्टूडेंट्स बहुत कम है, बहुत थोड़ी हैं, और ये कोई इतना बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड भी नहीं है, इसलिए जैसे इसका जिक्र ही आपकी बुक में किया गया, कोई बहुत ज़्यादा तफसील इसके ऊपर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये है क्रिप्टॉन की स्टडी। डियर स्टूडेंट्स अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ जो है कि है ज़ीनॉन। स्टूडेंट्स एक बात ज़हन में रखिएगा कि जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं, आपने पढ़ा साइज बढ़ता रहता है। जब साइज बढ़ता है ना, तो नोबल गैसेस की अगर हम बात करें तो नोबल गैसेस के अंदर याद रखिएगा, नोबल गैसेस में बहुत वीक इंटर एटॉमिक फोर्सेस होती हैं, बहुत वीक होती हैं। सो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं, इनके एटम्स के दरमियान की जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत वीक होती रहती हैं। ज़ीनॉन उसकी एक परफेक्ट एग्जांपल। आप देखें जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं वैसे वैसे आपके जहन में आ जाना चाहिए कि इसकी फोर्सेस वीक हो रही हैं, इसको पोलराइज करना इसके एटम्स को बहुत आसान हो गया। यही वजह है कि ज़ीनॉन जो है वो रिएक्शन शो कर देता है फ्लोरीन के साथ। इससे ऊपर जितने भी हैं वो फ्लोरीन के साथ इतना खैर अच्छा रिएक्शन शो नहीं करते हैं जितना ज़ीनॉन करता है। तो ज़ीनॉन का जो है वो रिएक्शन विद फ्लोरीन होता है, और रिएक्शन विद फ्लोरीन होने के बाद टू प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ फ्लोराइड्स। सीरीज बनती है फ्लोराइड्स की, यानी काफी सारे फ्लोराइड्स बनते हैं, जो कि इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा जिसमें हम ज़ीनॉन के कंपाउंड्स पढ़ेंगे और उसमें डायरेक्टली हम उसके फ्लोराइड्स को जिक्र करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्लोरीन के साथ ही उसने क्यों रिएक्शन किया। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करने की मेन वजह आप पता है आपको, इस चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ लिया हुआ है कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स के एतबार से। तो ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है और इसका तो रिएक्शन होता भी बहुत वायलेंट और वाइगरस है, इसलिए ज़ीनॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाता है और सीरीज ऑफ फ्लोराइड्स बनाता है। ज़ीनॉन का डाइफ्लोराइड भी बनता है, ज़ीनॉन का टेट्राफ्लोराइड भी बनता है। तो मुख्तलिफ फ्लोराइड्स जो है वो ज़ीनॉन प्रोड्यूस करता है। सो ज़ीनॉन से रिलेटेड एक बात ये जहन में रखिएगा कि ज़ीनॉन फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कर लेता है। हाँ, करता बहुत हार्श कंडीशंस पे जाके है, लेकिन ये कहना कि ये बिल्कुल ही उसके साथ रिएक्ट नहीं करता डियर स्टूडेंट्स, ये उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। ज़ीनॉन एयर में ही मौजूद है, तो एयर की ही अगर लिक्विफिकेशन की जाए या डिस्टिलेशन की जाए तो उसके जरिए हम ज़ीनॉन को ऑब्टेन कर सकते हैं ऑफ एयर टू प्रोड्यूस ज़ीनॉन। तो ज़ीनॉन को प्रोड्यूस करने के लिए, इसको ऑब्टेन करने के लिए हम अगर एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देते हैं या लिक्विफिकेशन कर देते हैं तो डियर स्टूडेंट्स उससे हमें ज़ीनॉन मिल जाता है। अब चलते हैं लास्ट नोबल गैस की तरफ जो कि है रेडॉन। डियर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखिएगा कि रेडॉन जो है ये हमें मिलती है जब हम रेडियो एक्टिव डिके करते हैं ऑफ रेडियम। रेडियम नाम का जो एलिमेंट है, जब हम उसका रेडियो एक्टिव डिके करते हैं, रेडियो एक्टिव डिके से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट्स? रेडियो एक्टिव डिके से मुराद है कि जब वो रेडिएशंस को एमिट करता है, तो जो ही वो रेडिएशंस को एमिट करता है ना,
तो उससे हम कहते हैं कि रेडॉन क्रिएट हो रहा है। आप देखें नामों में भी सिमिलैरिटी है, रेडियम और रेडॉन। तो रेडियम आफ्टर एमिटिंग द रेडिएशंस, पर्टिकुलरली अल्फा रेडिएशंस, वो रेडॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो ये हम कहते हैं कि ये अल्फा रेडियो एक्टिव डिके ऑफ रेडियम से बनता है। स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा कि रेडॉन जो इस नतीजे से बनता है ना, वो बड़ा ही अनस्टेबल प्रोड्यूस होता है, और वो इतना अनस्टेबल होता है, उसकी जस्ट 3.8 डेज की हाफ लाइफ है। तो उसकी जो हाफ लाइफ है डियर स्टूडेंट्स, वो जस्ट 3.8 डेज की है। आफ्टर 3.8 डेज वो उसके अंदर से भी रेडिएशंस एमिट होती हैं, और हाफ लाइफ का पूरा मैकेनिज्म आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेडियम से जो रेडॉन बनता है डियर स्टूडेंट्स, वो रेडॉन अनस्टेबल आइसोटॉप की फॉर्म में क्रिएट होता है, और वो आफ्टर 3.8 डेज, ये उसकी हाफ लाइफ है। सो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं वो केमिकल इक्वेशन जो कि अल्फा रेडियो एक्टिव डिके ऑफ रेडियम से रेडॉन बनने की है। अगर हम रेडियम की बात करें, सो उसका सिंबल Ra है विद एटॉमिक नंबर ऑफ 88 एंड अ मास नंबर ऑफ 226। जैसे ही रेडियम एमिट करता है अल्फा रेडिएशंस असल में हीलियम के न्यूक्लियाई हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 2 और 4 के साथ। सो जो बाकी जो चीज़ बच रही है वो बेसिकली रेडॉन बनता है। सो रेडॉन इसके नतीजे में क्रिएट होता है विद एन एटॉमिक नंबर ऑफ 86 एंड मास नंबर ऑफ 222। और मैंने आपको पहले ही बता दिया डियर स्टूडेंट्स कि ये बहुत ही अनस्टेबल किस्म का एक आइसोटॉप ऑफ रेडॉन क्रिएट होता है विद अ हाफ लाइफ ऑफ 3.8 डेज। तो इसीलिए आपकी बुक भी कह रही है कि इसमें से जो पोर्शन हमें चाहिए होता है वो पोर्शन हम फॉर द टाइम बिंग क्रिएट कर लेते हैं अगर आगे उसको यूज़ करना हो। अदरवाइज बहुत कम है कि हम रेडॉन को मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ कर रहे हों। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी इनकी अकरेंस के बारे में कि कहाँ से हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ज़ीनॉन जो MCQs में भी कई दफ़ा पूछा जा चुका हुआ है कि ये फ्लोरीन के साथ हमने कहा कि रिएक्शन कर जाता है, लेकिन ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। वाटर में डिज़ोल्व ज़रूर हो जाता है लेकिन वाटर के अंदर रिएक्शन नहीं करता। और इसकी जो वाटर में डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी है डियर स्टूडेंट्स, वो है 110 ml पर लीटर, और ये काम भी एट 20 डिग्री सेल्सियस होगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अमाउंट है, इसको ज़हन में रखिएगा एज फार एज द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। दूसरी बात, ज़ीनॉन से रिलेटेड एक MCQ और बोर्ड के पेपर्स में आया हुआ है इसकी परसेंटेज के बारे में। तो इसकी परसेंटेज बहुत कम है हमारे एटमॉस्फेयर में, तकरीबन 0.08 ppm है, और ppm के बारे में आपने पढ़ा हुआ है पार्ट्स पर मिलियन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी अकरेंस ऑफ द नोबल गैसेस। हमने देख लिया कहाँ कहाँ पे नोबल गैसेस मौजूद होती हैं और किस तरीके से हम नोबल गैसेस को हासिल कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं नोबल गैसेस से रिलेटेड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें कि जो ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया हुआ है कि इनका कंप्लीट ऑक्टेट है। तो कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब आप समझते हैं कि दे विल बी वेरी स्टेबल, आउटर मोस्ट शेल विल बी कंप्लीटेड। तो आउटर मोस्ट शेल अगर कंप्लीट होगा तो ऑब्वियसली इनका रिएक्ट करना या इनका इलेक्ट्रॉन को लूज करना खासा मुश्किल होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको भी एक टेबल दिखाता हूं, और उस टेबल में से मैं चाहूंगा कि आप चंद एक प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस करें और फिर हम उन प्रॉपर्टीज को अलहदा से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो चलते हैं टेबल की तरफ, और मैं आपको दिखाता हूं ब्लैक बोर्ड पे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर हमने फोकस करना है। तो चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आप जरा गौर कीजिए, सबसे पहले जिस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। जरा गौर से देखें कि आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज इनकी किस कदर ज्यादा है, और पैटर्न क्या है कि हीलियम से रेडॉन की तरफ जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। एक तो ये पॉइंट है जिसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को देखिए कि किस कदर लो है। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट आपके सामने है -269 डिग्री सेल्सियस,
और आप देखें कि किस तरीके से हीलियम से रेडॉन में जाते हुए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। और हीट ऑफ वेपोराइजेशन देखें डियर स्टूडेंट्स कि इनकी कितनी कम है, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो नीचे जाते वक्त यानी हीलियम से रेडॉन की तरफ जाते हुए हीट्स ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो इंक्रीज करती हुई नज़र आ रही है, अलबत्ता है बहुत ही लो। तो चले चलते हैं बोर्ड की तरफ वापस। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको टेबल दिखाया उसमें से मैंने 3 पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करवाया। अब मैं उन पॉइंट्स की डिस्कशन थोड़ी सी करने लगा हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं, हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं। स्टूडेंट्स, इसकी वजह क्या हो सकती है? आप सब जानते हैं कि अगर इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने का मतलब है दे आर ऑलरेडी स्टेबल, न्यूक्लियस का होल्ड है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना खासा मुश्किल हो जाएगा। और वो टेबल में आपने देखा कि किस तरीके से हीलियम से हम जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, यानी हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, और फिर नीचे जाते वक्त आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती चली जा रही है। बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज़ हैं, अलबत्ता अगर कम भी हो रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी रीज़न जो मैंने आपको दिखाई कि इनके इंतहाई लो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं जिनको अभी हमने देखा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहां से एक और एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट अभी आपने टेबल में देखा इंतहाई कम है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हीलियम ऐसा एक सब्सटेंस है जो कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रखता है, यानी इट इज द एलिमेंट विद द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एवर नाउन। इसके अलावा भी कोई और एलिमेंट इससे कम बॉइलिंग पॉइंट वाला हमें नजर नहीं आया। डियर स्टूडेंट्स, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स लो क्यों हैं? मैंने रीजन आपको यहां बताई कि दे हैव वीक इंटर एटॉमिक फोर्सेस। उनकी फोर्सेस जो है ना एटम्स के दरमियान की, दे आर वेरी वीक। तो वो वीक होने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो रहे हैं? बहुत ही लो हैं। सो ये बात आपने जहन में रखनी है। एंड अनदर थिंग जो मैंने अभी आपको टेबल से दिखाई है डियर स्टूडेंट्स कि इनकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जो वैल्यूज हैं वो भी कम है, लेकिन देखें आप आगे की तरफ वो बढ़ रही हैं। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप की तरफ मूव करेंगे तो वहां पे फोर्सेस जो हैं वो चेंज होंगी, और फोर्सेस के चेंज होने की वजह से ये पैरामीटर्स भी क्या होंगे? चेंज होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको टेबल में भी बॉइलिंग पॉइंट्स को हाईलाइट करके दिखाया था। उन बॉइलिंग पॉइंट्स को मैं एक दफ़ा दोबारा आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो फिर से चलते हैं टेबल की तरफ। स्टूडेंट्स, ज़रा गौर कीजिए कि टेबल में जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, हीलियम का -269, नियॉन -246, आर्गॉन -186, क्रिप्टॉन 153, जीनॉन -108 और रेडॉन का -62 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपकी इस बुक के टेबल में मौजूद है। वापस आते हैं बोर्ड की तरफ। आप देखिए डियर स्टूडेंट्स कि इनके गैप्स देखें कितने ज़्यादा हैं। इनके जो गैप्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि हम जब एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो इनको आसानी अलहदा कर सकते हैं। इनके दरमियान में आने वाले गैप्स जो हैं वो हमें बताएंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर में हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इन सबको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द टॉपिक ऑफ नोबल गैसेस, their introduction, their occurrence as well as their some of the physical properties जिनको हमने डिस्कस किया है with the table। MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा अहम है, इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू। जी डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द टॉपिक ऑफ नोबल गैसेस। हमने पढ़ा कि नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। बहुत तफसील इसमें हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।